everyone. So now we are going to start our lecture. Okay, perfect, people. So I decided a very interesting kind of assignment. So let move for the instructions. So here I will guide you in detail, mean how you can prepare, how you can design your assignment, how you can write your assignment, and how you can done the scientific writing as well. कि आप ये assignment जब लिखें तो किस तरह से लिखें to get the full marks. Okay, कि आपको full marks मिल सकें, आप किस तरह की किस लेवल की लिखनी चाहिए आपको assignment, वो तमाम फॉर्मेलिटीज मैं इसमें डिस्कस करूंगा. जर्नल फॉर्मेलिटीज, बाकी जो स्टूडेंट उसको जितनी अच्छे तरीके से जितनी एफर्ट करके लिखेगा तो उसको उस तरह से ही मार्क्स मिलेंगे. Right, so the assignment instructions are very important. Try to listen carefully. If you people will be still having any confusions, you will be able to ask me in questions, so I will try to address your confusions as well. So let's try to move, not like this. Okay, Awais, can you please confirm, means are you able to see this page? Yes, sir. Okay ji, Awais, cool. Okay ji, students जी जी ओके सर, नथिंग. ओके, अभी आपको नजर आ रहे हैं ना इस इंस्ट्रक्शन का पेज? जी सर, जी आ रहा है. परफेक्ट. ओके जी, अच्छा आप लोगों ने जब असाइनमेंट बनानी है तो पहले ये 10 मार्क्स की असाइनमेंट है, और लेट मी राइट इट्स डेडलाइन फॉर यू पीपल एज वेल. ओके, डेडलाइन इज 1st May 2021. ओके, डेडलाइन, सबमिशन डेडलाइन इज 1st May, और साथ में ये भी याद रखें कि इट्स अबाउट 4 PM, right? And let me read the instruction for you people. Choose an epidemic for the project. लोकल पॉपुलेशन, प्रोविजनल, नेशनल, इंटरनेशनल कम्युनिटी और ग्लोबल कम्युनिटी. के आपने क्या करना है कि यू नीड टू चूज एन एपिडेमिक जो कि लोकल पॉपुलेशन में आपके इर्द गिर्द, आपके मोहल्ले, इलाके, सिटी में अगर वो कोई एपिडेमिक आज थी या आज से 1 साल पहले थी, तो कोशिश करें कि मैक्सिमम उसका ड्यूरेशन 5 साल पुराना हो तो इट्स फाइन. कि आपके एक इलाके में एक लोकल लेवल पे पॉपुलेशन में कोई 5 साल पहले एपिडेमिक थी, तो आपको उसको एज अ टॉपिक, अपना उस एपिडेमिक को एज अ टॉपिक स्टेटमेंट ले सकते हैं. ठीक है, और उसको आपने टाइटल देना है, अपनी असाइनमेंट का टाइटल एक लिखना है. एंड यू कैन डिजाइन टाइटल ऑन द बिहाफ ऑफ और बाय चूजिंग अ लोकल एपिडेमिक और इन अ लोकल पॉपुलेशन, या कोई प्रोविजनल लेवल पे कि आपके सूबे के लेवल पे कोई एपिडेमिक पिछले 5 सालों में रिपोर्ट हुई हो, या पिछले 10 साल कर ले. मैक्सिमम 10 ईयर ड्यूरेशन है. Maximum, here I need to write maximum 10 year old epidemic. Okay, कि 10 साल पुरानी मैक्सिमम कोई भी आप एपिडेमिक चूज कर सकते हैं. ठीक है, ओके जी. और उस लोकल पॉपुलेशन में या प्रोविजनल में या प्रोविंशियल में या नेशनल में या फिर इंटरनेशनल पॉपुलेशन में या ग्लोबल कम्युनिटी. अच्छा, इसमें एक पॉइंट समझने वाला जरूरी है कि अगर आप लोकल लेवल पे पॉपुलेशन को सिलेक्ट करेंगे तो इट्स मीन इट शुड बी इन योर सिटी और इन योर टाउन या सिटी लेवल पे होना चाहिए. प्रोविंशियल लेवल पे करेंगे तो वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स को, या और इसमें ये भी याद रखें लोकल लेवल में आप डिस्ट्रिक्ट को भी कंसीडर कर सकते हैं, बट ये ना हो कि आप लोकल लेवल पे आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं और आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे जाके ये करना स्टार्ट कर दें, तो दैट विल बी नॉट अ गुड साइन टू गेट द फुल मार्क्स. तो आप कोशिश करें जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं, अगर आप लोकल लेवल पे कोई एपिडेमिक आपको मिल जाती है to focus on that one. If you cannot find an epidemic in last 10 years in your own locality, then there is no issue. You can focus on provincial level or other districts as well. And then national level, it's your choice to choose an epidemic at local level, provincial level, national level, international level or at the global level. और यहाँ पे international level का difference ये है, ये समझना global epidemics में और इंटरनेशनल एपिडेमिक्स में, कि इंटरनेशनल एपिडेमिक्स कुछ 1, 2, 3, 4 कंट्रीज में होंगी, लेकिन जो ग्लोबल एपिडेमिक है वो तकरीबन हम लोगों के पास, अगर हम कहें कि देयर आर 256 कंट्रीज, सो दैट ग्लोबल एपिडेमिक विल बी either there will be more than 80% of the whole countries, की पूरी दुनिया में जो 80% कंट्रीज हैं उन सब में अगर वो एपिडेमिक है तो that can be considered global epidemic. But if an epidemic exists in 3 or 4 countries, that epidemic can be considered as international epidemic. तो ये थोड़ा डिफरेंस भी अपने माइंड में रखना है आप लोगों ने. तो इसके अकॉर्डिंग आपने एक एपिडेमिक को चूज करना है. इट्स
ओपन चॉइस कि आप कोई भी एपिडेमिक जो आपको मिलती है, यू नीड टू सर्च ओवर इंटरनेट, यू कैन एक्सप्लोर गूगल स्कॉलर, यू कैन एक्सप्लोर NCBI and number of tools for epidemic suffering you people learn during research methodology as Jabbar Sahab is teaching to you. क्योंकि पिछली क्लास में वो कह भी रहे थे SK खान लोग, तो आई विल नॉट गो फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी एनीथिंग मोर कि उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी की, ठीक है, मैं आपको कोई चीज़ नहीं बताऊंगा और आप लोगों को यही बताऊंगा कि एपिडेमियोलॉजिकल एस्पेक्ट से आपने एक एपिडेमिक फाइंड करनी है और उसको क्या करना है, आपने 10 इयर्स के जो भी पिछली पुरानी एपिडेमिक है उसको किसी भी लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे उस एपिडेमिक को जाके फाइंड करना है और फिर आपने उसका टाइटल डिसाइड करना है. अवैस, इज इट क्लियर नाउ? यस सर. कूल. नेक्स्ट हम लोगों के पास ऑप्शन है प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द रूट ऑफ ट्रांसमिशन एंड एसोसिएटेड रिस्क. अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं एक और लिख रहा हूँ यहाँ पे 1%, लाइक एक सेकंड, ये 1% means you need to decide a topic statement of your assignment which should be 1%. means आपकी जो पूरी असाइनमेंट है वो अगर 100% है तो 100% में only 1% of your topic statement should be, 1% टॉपिक स्टेटमेंट आपका मटेरियल इतना होना चाहिए कि which should be, सपोज आपने 100 लाइंस की असाइनमेंट लिखी है या अगर 1000 लाइंस की अगर आपने असाइनमेंट लिखी है, 1000 लाइंस की असाइनमेंट से, तो आप उससे परसेंटेज निकाल लें, तो परसेंटेज निकालेंगे तो 1%, अगर आपके पास सपोज 1000 की 10 अगर लाइंस बन रही हैं तो आप इसका 0.5 करेंगे तो 500 लाइंस, बल्कि ये वर्ड काउंट पे करें, 1% वर्ड काउंट. अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ट्रिक बता रहा हूं मैं यहाँ पे कि जब भी आप कोई टॉपिक स्टेटमेंट लिखते हैं तो आप हमेशा परसेंटेज का फॉर्मूला लगा के अगर टॉपिक स्टेटमेंट लिखेंगे तो दिस इज वी कैन से अ जेन्युइन टॉपिक स्टेटमेंट राइटिंग क्राइटेरिया. कि साइंटिफिक राइटिंग में हम क्या करते हैं कि परसेंट का फॉर्मूला लगाते हैं. अगर आपने 10,000 वर्ड्स की असाइनमेंट लिखी है सपोज, तो उसका परसेंट निकालेंगे, 1% जितना बनेगा वो आपकी टॉपिक स्टेटमेंट के वर्ड काउंट होने चाहिए. समझ आ रही है अवैस? यस सर. मीन्स आप लोगों ने टॉपिक स्टेटमेंट जब भी फाइंड करनी है तो टॉपिक स्टेटमेंट बनानी है तो आपकी असाइनमेंट का वर्ड काउंट देखेंगे. सपोज वो 5000 है तो 5000 का 1% ले लेंगे और इस तरह से ही आप उसका वर्ड काउंट के अकॉर्डिंगली आप उसकी टॉपिक स्टेटमेंट लिखें, तो ये बहुत ही इफेक्टिव वे होता है टू राइट एन असाइनमेंट. ओके जी, फर्दर हम लोग जी सर वो तरीके बताएं जिसपे हम मतलब ये मालूम कर सके कि ये 1% है सर. मतलब हम किस तरह मालूम करेंगे सर? अगर फॉर एग्जांपल 5000 वर्ड्स हमने लेके हैं तो सर हम किस तरह वो मालूम करेंगे कि ये 1% आएगा? देखो आप टोटल, अब देखो ना, मिसाल के तौर पे 1% आप फाइंड करोगे तो अगर आपने 5000 लिखे हैं तो उसका तकरीबन ये आ जाएगा 50 आ जाएगा, आई थिंक 50 आ जाएंगे वर्ड्स ना. यस सर. परसेंटेज का फॉर्मूला सिंपल, आप गूगल में लिखो हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज, तो आपके पास वो परसेंटेज का फॉर्मूला आ जाएगा. आपने उसके अकॉर्डिंग ये 50 वर्ड्स आ जाएंगे. अगर 5000 आपने तो 50 वर्ड की आप स्टैंडर्ड टॉपिक स्टेटमेंट लिख लोगे. सिमिलरली प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द रूट ऑफ ट्रांसमिशन एंड एसोसिएटेड रिस्क. अब क्या है कि प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द रूट ऑफ ट्रांसमिशन एंड एसोसिएटेड रिस्क. तो आपने जो एपिडेमिक चूज की हुई है उसके क्या करने, 3% आपकी लाइंस होनी चाहिए, 3% आप उसमें लिखें कि रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इस डिजीज का और उसके साथ जो रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड है. तो मींस आपने एक पैराग्राफ लिखना है. आप अपनी असाइनमेंट का जो सेकंड पैराग्राफ होगा उसमें आपने 3% मटेरियल, अपनी 100% असाइनमेंट से 3% मटेरियल आपका किस पे फोकस होना चाहिए, उसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन पे और एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स पे. कूल. कि अब मिसाल के तौर पे आपने एक एपिडेमिक चूज की है जैसे चिकनगुनिया है, तो आपने देखना है कि व्हाट इज द रूट ऑफ transmission of this disease, either it's oral or either it's through skin, either it's orophycal route. कौन सा इसका route of transmission है? You need to write that one and explain it a little bit as well and provide the associated risk factors कि कौन से ऐसे risk factor हैं which are responsible for the spread of this disease. Perfect. समझ आ रही है वैस खान? सर ये मतलब थोड़ा बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है सर. ये परसेंट निकाल दे सर, फिर हम लिख लेंगे सर. अदरवाइज सर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हम किस तरह लिखें.
देखो अच्छा, परसेंटेज की जहां तक बात है ना, दिस इज जस्ट फॉर यूर लर्निंग, आई विल नॉट डिडक्ट एनीवन मार्क्स ऑन द बिहाफ ऑफ परसेंट। लेकिन एक ख्याल रखें कि टॉपिक स्टेटमेंट में आप परसेंटेज वर्ड काउंट बना लें जस्ट आपकी लर्निंग के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि स्टैंडर्ड कोई भी चीज़ आप लिखेंगे तो किस तरह से परसेंटेज के भी आप पे हम किसी आर्टिकल को डिवाइस करते हैं या डिजाइन करते हैं या एक असाइनमेंट को लिखते हैं या साइंटिफिक राइटिंग हम किस तरह से लिखते हैं ना, ठीक है। तो ये सर अब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लिख दे, लेकिन सर इसका नंबर नहीं काट लेना पे। हाँ हम नहीं नहीं इंशाल्लाह ठीक है, ये बहुत आपकी कोशिश देखो मैं करेंगे। लर्निंग के लिए, देखो आई एम नॉट गोइंग टू मींस इम्पोज समथिंग, मैं कोशिश ही करना चाहता हूँ जस्ट टू मेक इट इजी फॉर यू, और आपकी अच्छी से अच्छी लर्निंग हो, आपको अच्छी से अच्छी ट्रिक्स पता चलें और आपको ग्रूमिंग हो आपकी एक्चुअली ना। सर तो जी उस उसमें यह है कि आप लोगों ने ये क्या करना है, ये अपने माइंड में रखनी है। इफ यू विल वर्क ऑन दीज थिंग दिस इज गुड थिंग। अगर आप नहीं काम कर सकते लेकिन इस पे जो काम करेगा तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। सो दिस इज ऑप्शन फॉर यू बट इट्स ऑप्शनल, आई विल नॉट डिडक्ट मार्क्स ऑन द बिहाफ ऑफ परसेंटेज। लेकिन ये जरूर है कि आपने मटेरियल जो लिखना है दैट शुड बी ऑथेंटिक एंड दैट शुड बी प्लेजरिज्म फ्री। वो बातें मैं आगे बाद में बताऊंगा, पहले हम ये बात करें कि आपने अपनी असाइनमेंट का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ठीक है। तो आपने सेकंड पॉइंट पे आपने क्या करना है कि रूट ऑफ ट्रांसमिशन लिखने हैं और उसके एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स लिख दिए। फिर क्या है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्रोल स्ट्रेटजीज ऑफ द चोजन एपिडेमिक। आपने क्या करना है कि उस एपिडेमिक के लिए आपने बताना कि कंट्रोल स्ट्रेटजीज कौन सी अडॉप्ट की गई हैं, ठीक है। कि सपोज अगर चिकनगुनिया है या कोविड-19 है तो उसकी कौन सी प्रिवेंशन स्ट्रेटजी या उसकी जो कंट्रोल, सॉरी प्रिवेंशन नहीं है, कंट्रोल स्ट्रेटजीज में और प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने सिर्फ कंट्रोल स्ट्रेटजीज यहाँ पे लिखनी है, you don't need to write the prevention strategies over here, make it sure। आपने ये थर्ड पॉइंट पे ऐसे करना है, ठीक है, जो भी एपिडेमिक आपने चूज की हुई है। एंड देन फोर्थ पॉइंट, सपोज यू आर अ हेल्थ ऑफिसर इन चोजन एरिया। मिसाल के तौर पे आपने ये लोकल पॉपुलेशन में जो अपना टॉपिक सेलेक्ट किया था वो किसी लोकल पॉपुलेशन पे था, कोई लोकल एपिडेमिक थी या कोई एक प्रोविजनल लेवल पे एपिडेमिक थी या कोई इंटरनेशनल level पे epidemic थी। तो suppose if you were in that region or you were in that area and you are supposed to be a health officer, being health officer, how you will advocate the continuing control practices। आप हेल्थ ऑफिसर हैं और आप देख रहे हैं कि ये जो कंट्रोल स्ट्रेटजीज ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 में बताई गई हैं जो आपने फाइंड किए हैं वो फॉलो की जा रही हैं, लेकिन क्या आप उन्हीं स्ट्रेटजीज को कंटिन्यू करोगे या आप उसमें कुछ कहोगे कि वी नीड टू चेंज दोज स्ट्रेटजीज व्हिच आर फॉलोड फॉर द प्रिवेंशन इन एपिडेमिक। तो ये यू नीड टू राइट अबाउट दैट वन, कि आपको क्या समझ आती है कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज यू नीड टू चेंज अबाउट। समझ आ रही है इस पॉइंट के अवैस? यस सर। ओके जी, कूल। फोर्थ पॉइंट्स कंप्लीट हो गया और इट शुड बी 2%, मींस यू हैव नॉट टू वर्क मच मोर लेबरर्स। आपने सिर्फ थोड़ा सा काम करना है और 2% ही पूरी असाइनमेंट की। अगर 2% लिखेंगे तो आप थोड़ी सी स्ट्रेटजीज बताएंगे कि जो प्रीवियस पॉलिसीज हैं वो तो बहुत सारी होंगी कि लोगों ने बहुत सारी स्ट्रेटजीज, तो आप उनमें से नई क्या ऐड करना चाहते हैं बीइंग हेल्थ ऑफिसर। ओके जी, बीइंग एन एपिडेमियोलॉजिकल हेल्थ ऑफिसर के आप उस रीजन में हेल्थ ऑफिसर के तौर पे आए हैं तो आपने क्या करना है। ओके जी, नेक्स्ट है व्हाट इज द मेजर चैलेंज इन एपिडेमिक कंट्रोल, व्हाट्स योर ओपिनियन टू रिकमेंड फॉर अदर अफेक्टेड टेरिटरीज इंडिपेंडेंट ऑफ रिसोर्सेज। ओके जी, कूल। फिफ्थ नंबर पे आपके पास जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेजर चैलेंज इन एपिडेमिक कंट्रोल। जब आपने ये पुरानी स्ट्रेटजीज उस रीजन में, उस एरिया में, उस एपिडेमिक को असेस किया और फिर उस पे आपने अपना फीडबैक भी दिया कि हम ये स्ट्रेटजीज फाइंड करें, तो आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए जब आपने कोई न्यू स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करने के लिए बनाई, तो व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, एंड व्हाट्स योर ओपिनियन टू रिकमेंड फॉर द अदर अफेक्टेड। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होगा इफ यू विल बी चूजिंग Pakistan a hub or a region for an epidemic study, means you will be saying we are resource deficient country and we don't have resources, we lack some resources to conduct this project या to design prevention या therapeutic strategies या epidemic control strategies। So आपको जो अगर सपोज आपके पास तो रिसोर्सेज नहीं थे, दिस वाज चैलेंज फॉर यू, बट व्हाट विल बी द चैलेंज फॉर अदर टेरिटरीज। दूसरी टेरिटरीज में तो फाइनेंशियल का चैलेंज नहीं होगा, तो क्या आप ये वाली जो स्ट्रेटजीज आपने बनाई है तो क्या आप ये किस तरह से दूसरों को रिकमेंड करेंगे हाउ दे कैन इम्प्लीमेंट दैट वन, कि ऐसे एरिया जहाँ पे रिसोर्सेज का प्रॉब्लम नहीं है, रिसोर्सेज आर नॉट चैलेंज फॉर देम, देन हाउ कैन दे कैन अडॉप्ट
your design epidemic control strategy. This was the 5th point. Awais, are you hearing? समझ आ रही है? Yes, sir. Okay, 6th point, redesign a short prevention strategy for chosen epidemic. Means ये जो जितनी भी हमने ऊपर बातें की हैं तो उसमें पुरानी कोई epidemic control strategy exist कर रही थी, तो आपने क्या करना है कि 4%, this is a major portion, the 5th number and the 6th number portion, 5th number portion is 6% and 6th number portion is 4%. Means you need to design a prevention strategy कि आप prevention strategy आप कौन सी बनाना चाह रहे हैं, एक रीडिजाइन प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी बना के उस एपिडेमिक के लिए आपने उसको लिखना है, बनानी है, और इट कुड बी द स्टेप्स। तो आप जितनी अच्छी बनाएंगे, ग्राफिक्स बना के बनाएं तो इट विल बी मोर गुड, बट मेक श्योर दैट शुड नॉट बी कॉपीड फ्रॉम एनीवेयर। वैसे तो ये आपको मिलेगी नहीं कहीं से भी कॉपी करने के लिए, बिकॉज इट्स योर ओन वर्क कि आपको खुद बनाना पड़ेगा, खुद काम करना पड़ेगा। इट शुड बी नॉट एनीवेयर ऑन द इंटरनेट, बट इट शुड बी लाइकली थिंग्स के प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा डिजीजेस की इंटरनेट पे मौजूद हैं। तो आपने क्या करना है, उनको पढ़ना है जो भी आपने डिजीज सिलेक्ट की हुई है, और उसको खुद मॉडिफाई करके लिखना है। यू नीड टू रीडिजाइन। समझ आ रही है अवैस खान? Yes, sir. Yes, sir. Redesign a short prevention strategy, and I already teach you people कि how to we can prevent from डिजीज। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया में किस तरह से डिजीजेस को प्रिवेंट किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, यू पीपल ऑल नो अबाउट द प्रिवेंशन स्टेप्स ऑफ अ डिजीज। सो अगर आप खुद रीडिजाइन करेंगे तो इट्स वेरी इजी फॉर यू पीपल टू टेक द रेफरेंस लेक्चर विच आई टीच यू ड्यूरिंग फिजिकल क्लासेस। तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि आप अपने एरिया में किस तरह से प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, क्योंकि बाकी एरियाज में तो उन कंट्रीज में रिसोर्सेज हैं, एजुकेटेड लोग हैं, तो उनके लिए प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज बनाना प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे लिए उनकी बनाई हुई प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी इफेक्टिव नहीं होगी हमारी पॉपुलेशंस पे। सो हाउ वी कैन रीडिजाइन already established or developed prevention strategies by Western population or by developed countries in context of our countries, means how we can design such therapeutic strategies. समझ आ गई इस पॉइंट की आवाज? हाँ, yes sir, got it. कूल यार, कूल। नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपने क्या करना है कि ये जो जितना भी कुछ आपने बनाया है इस असाइनमेंट में, उसकी सारी स्टोरी का 1%, मीन इट शुड बी 2 or 3 or 4 लाइंस, मैक्सिमम 4 लाइंस आप कंक्लूजन की लिखते हैं। और कंक्लूजन में आप ये मेंशन करें कि मींस व्हाट वाज योर लर्निंग, कि आपने इस एपिडेमिक को स्टडी किया तो आपको क्या कोई चैलेंज आपके लिए जो था उसको आप कंक्लूड करना चाहेंगे, या आपको आपके लिए कोई लर्निंग की न्यू थिंग थी कि आप कह सकते हो कि दिस वाज मोटिवेशन, मींस वी कैन डिजाइन therapeutic strategy for our country or for an epidemic which is existing in our localities। तो आप इस तरह से कंक्लूजन जो भी आपको इस पूरी असाइनमेंट में, सपोज इफ थर्ड नंबर आंसर वाज परफेक्ट फॉर यू, इफ फोर्थ नंबर आंसर वाज परफेक्ट फॉर यू, ये हर स्टूडेंट का कंक्लूजन अपना ही वो होगा, अच्छी तरह से वो खुद ही डिजाइन करेगा, क्योंकि उसको फायदा ही होगा ना इसमें कि वो किस तरह से परसीव कर रहे हैं इस टास्क को परसीव करने के बाद जो उसकी लर्निंग होगी तकरीबन वही उसका कंक्लूजन बनेगा। कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो लर्निंग का पॉइंट होगा दैट वुड बी के जी कौन सी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज हैं किसी भी एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए, और वो बहुत अच्छी हैं जो हमारे मुल्क में नहीं है या हमारी लोकेलिटी में है, तो वी कैन अडॉप्ट दैट वन। सो दैट स्ट्रेटजी शुड बी मेंशन, वो स्टूडेंट वो मेंशन करेगा। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि ऑल द प्री डिजाइन control strategies for an epidemic are useless, which were developed by European nations or from other countries. So we can follow this kind of prevention strategy which I designed, कि जो मैंने डिजाइन की है ये बहुत अच्छी है, तो इस तरह का भी कंक्लूजन आप लिख सकते हैं। तो this was all about your assignment, कि आपकी असाइनमेंट क्या है, आपने कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाना है, किस तरह से आपने लिखनी है, और किस तरह से परसेंटेज फार्मूला अडॉप्ट किया जाता है। सो परसेंटेज इज जस्ट आई एम रिकमेंडिंग यू फॉर हायर स्टडीज कि आप जब आगे इंशाल्लाह बीएस के अगले सेमेस्टर्स में जाएंगे 6th 7th 8th में या बाकियों में, तो वहाँ तक आपको इंशाल्लाह परसेंटेज का भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम परसेंटेज राइटिंग करते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारे राइटिंग के जो हमारे पास प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा,
एसईओ क्या होती है, किस किस तरह से आपने लिखना होता है एक आर्टिकल को, तो वो खैर या एक असाइनमेंट को किस तरह से लिखना होता है, तो वो खैर आहिस्ता आहिस्ता अगली असाइनमेंट्स में भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें जस्ट मैंने एक न्यू चीज़ जो आपके लिए लेके आया हूँ इस असाइनमेंट में, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि परसेंटेज राइटिंग क्या होती है। तो इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर यू पीपल इंशाल्लाह, और आप लोगों की बहुत ज़्यादा इस असाइनमेंट से लर्निंग होगी। एंड वन गाइडलाइन फॉर एवरीवन फ्रॉम यू पीपल, कोशिश करें डोंट ट्राई टू डू योर असाइनमेंट एट द फाइनल डेडलाइन, कि आप एक दिन पहले जब असाइनमेंट की डेडलाइन रह गई हो तो उस टाइम लिखें, यू विल बी परफॉर्म दिस असाइनमेंट। ट्राई टू स्टार्ट योर वर्क फ्रॉम टुडे अपॉन योर असाइनमेंट, तो आप आज से काम करना शुरू करें, और डोंट मींस वी कैन से कि डिपेंड ऑन समवन, you can even ask for helps from other colleagues, from seniors, from experts. You can consult with them and just to ensure you are learning, but make sure कि means आप किसी से करा लेंगे या इस तरह कुछ, तो that will be not a good point. कोशिश करो आप खुद करो, ताकि आपकी इसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग हो जाएगी इंशाल्लाह, and it will be very interesting. It's not difficult, क्योंकि सारी instructions point to point मैंने आपको बता दी हैं इसमें, तो it will be Yes, very sir. good experience for you people. Okay जी, assignments की जो लेंथ है कितनी होनी चाहिए, 5 to 6 पेजेस होनी चाहिए, ठीक है, 5 से 6 पेजेस इंक्लूडिंग रेफरेंसेस, सॉरी एक्सक्लूडिंग रेफरेंसेस। एक्सक्लूडिंग रेफरेंसेस का जो पेज है ना, उसको निकाल के 5 से 6 पेजेस की असाइनमेंट आपको, फर्स्ट जो हेडिंग वाला पेज है उसको भी निकाल के, जिस पर आपका नाम वगैरह लिखा हो उसको भी निकाल के, एक्सक्लूडिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सक्लूडिंग रेफरेंस एंड टाइटल पेज, एक्सक्लूडिंग रेफरेंसेस, रेफरेंस एंड टाइटल पेज, कि टाइटल पेज और रेफरेंसेस के अलावा आपके 5 से 6 पेजेस हो, तो इट विल बी अ फाइनल असाइनमेंट टू कॉन्टेस्ट फॉर द फुल सिक्योर मार्क्स, ठीक है, या फुल मार्क्स, कि आपकी पहली तो ये फर्स्ट जो आपकी ये है लिमिटेशन, और बाकी जो है आपकी परसेंटेज वाली वो मैंने ऑलरेडी इग्नोर कर दी है, बट मटेरियल शुड बी ऑथेंटिक, देयर शुड बी नो प्लेजरिज्म, ओके, एट ऑल ओनली। जी जी सर 20% तो कर दें सर, क्या चीज़? प्लेजरिज्म सर। प्लेजरिज्म क्योंकि हैं 6 पेजेस, तो इसमें तो 20% तो हो ही नहीं सकता। वो तो आपके पास अगर 50 पेजेस का कोई डॉक्यूमेंट है तो उसमें हम 15 या 30 या 80 पेजेस का डॉक्यूमेंट है तो हो सकता है। 5% प्लेजरिज्म इज ओनली अलाउड। एंड एक और पॉइंट कि आप लोग प्लेजरिज्म चेक कैसे करेंगे? प्लेजरिज्म मींस पहली पॉइंट ये कि आप लोग कहेंगे कि जी हमारे पास प्लेजरिज्म के लिए सॉफ्टवेयर की एक्सेस नहीं है, देयर इज अ प्रॉब्लम। देखो, सॉफ्टवेयर की एक्सेस तो तब जरूरत पड़ेगी जब आप खुद ही सारा काम लिखोगे ना, तो देयर विल बी नो प्लेजरिज्म, पहली बात ये। अब उसके अलावा काफ़ी सारे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं जिन पे आप प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर्स हैं, वहाँ पे आप चेक करके अपना प्लेजरिज्म निकाल सकते हैं। बट एक और स्टूडेंट का कंसर्न आता है कि हम लोगों ने तो ऑनलाइन चेक प्लेजरिज्म, इसके लिए बेस्ट तरीका ये कि आप क्या करेंगे, अपने सीआर को जिस किसी को भी लगता है, पहली बात ये कि आप अगर खुद से डॉक्यूमेंट लिखेंगे, सारे सेंटेंसेस चेंज करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ वो किस तरह से लिखना होता है आपने, तो उससे ये होगा कि प्लेजरिज्म आएगा ही नहीं। पहली बात, अगर फिर भी आप कंफर्म करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट विद योर कोलीग्स, एक्सपर्ट्स, सीनियर्स जिनके पास प्लेजरिज्म की एक्सेस है, सो दे विल हेल्प आउट यू फॉर प्लेजरिज्म फाइंडिंग, कि वो प्लेजरिज्म की रिपोर्ट आपको निकाल के दे देंगे। तो सिमिलरली इफ स्टिल देयर इज एन इशू कि आप लोगों को प्लेजरिज्म का प्रॉब्लम आ रहा है कि आपको कोई एक्सेस नहीं मिल रही, सो देन यू कैन कंसल्ट विद योर सीआर, सो वी विल डिजाइन अनदर वे कि मैं किसी तरह कोशिश करूंगा कि मैं आपकी सबका साथ साथ में प्लेजरिज्म चेक करूंगा। बट प्लेजरिज्म तो वो आफ्टर चेकिंग आप कोशिश करें, बेस्ट वे यही है कि आप लोग खुद प्लेजरिज्म चेक करवाएं, किसी से भी टर्निटिन पे चेक करवा लें, तो दैट विल बी अ गुड। आपके पास फोटोकॉपियर्स वगैरह हैं या इस तरह से जो लोग हैं उनके पास एक्सेस होती है, वो आपको चेक करके बता सकते हैं कि आपके असाइनमेंट में कितना प्लेजरिज्म है। ओके जी, गूगल पर बहुत ही चीजें मौजूद है सर, उसमें हम चेक कर सकते हैं, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उसमें इशू ये आता है ना कि आपका जब गूगल वाले किसी सॉफ्टवेयर पे चेक करते हो तो उसमें ये भी होता है कि उस पर सपोज 15% आ रहा होगा और जब मैं चेक करूंगा तो वो 50% आ रहा होगा ना टर्निटिन पे। सर हम खुद लिखेंगे इंशाल्लाह सर, हम पहले तो हम खुद लिखेंगे। हाँ, फिर तो प्लेजरिज्म आएगा। इसी वजह से मैं यही कह रहा हूँ कि बजाय किसी और मसले में जाने से पहले आप खुद लिखोगे तो इंशाल्लाह प्लेजरिज्म आएगा ही नहीं अपनी वर्डिंग में। अगर आप किसी दोस्त से कॉपी कर लोगे, किसी दोस्त ने असाइनमेंट लिखी हुई है और उसमें एडिटिंग कर लोगे, तो फिर भी प्लेजरिज्म के आने के चांसेस होंगे। तो ट्राई टू बी फेथफुल विद योरसेल्फ
और इंशाल्लाह अच्छी तरह से आप काम करेंगे, दिस विल बी अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल एंड दिस विल नॉट बी फॉर ऑल द टाइम, क्योंकि ये रोज रोज इस तरह की लर्निंग अपॉर्चुनिटीज नहीं आती। सो ट्राई टू फॉलो ऑल द गाइडलाइंस और दिस इज फॉर यू। अच्छा, इसके बाद आ गया रेफरेंसेस का पॉइंट कि हमने रेफरेंसेस कैसे लिखने हैं। 12 टाइम्स न्यू रोमन जो फॉन्ट साइज है वो आपने लिखना है, टाइम्स न्यू रोमन उसका स्टाइल होना चाहिए और डबल स्पेस होनी चाहिए और एपीए रेफरेंसिंग का स्टाइल आपने फॉलो करना है। अब मैं बताऊंगा कि एपीए रेफरेंसिंग स्टाइल है क्या, आई विल डिस्कस अबाउट दैट एंड हाउ यू कैन राइट दैट वन। ओके, और ये जस्टिफाई करना है, जब आप असाइनमेंट बना लें तो आपके इट शुड बी डॉक्यूमेंट शुड बी जस्टिफाइड, मींस कंट्रोल जे का ऑप्शन दबाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट जस्टिफाई हो जाते हैं। जस्टिफाइड अलाइनमेंट, ये भी मैं लिख देता हूँ, जस्टिफाइड अलाइनमेंट, जस्टिफाइड अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट, कि टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है दैट शुड बी जस्टिफाइड। ओके, रेफरेंसेस के लिए गाइडलाइन मींस हाउ यू कैन राइट एपीए रेफरेंसिंग स्टाइल, हाउ यू कैन फॉलो एपीए रेफरेंसिंग स्टाइल इन योर असाइनमेंट। दो तरह से रेफरेंसिंग होती है, एक होती है इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग और एक होती है इन लिस्ट रेफरेंसिंग। यहाँ पे इन टेक्स्ट है, राइट, दिस इज इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग एंड देन देयर इज इन लिस्ट रेफरेंसिंग। अब आपने क्या करना है कि पहले इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग कैसे करनी है। इन टेक्स्ट रेफरेंसेस, सपोज यू आर स्टार्टिंग योर असाइनमेंट, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आप असाइनमेंट अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हियर इज योर टाइटल स्टेटमेंट, लेट मी शो यू, सपोज दिस इज, यहाँ पे लिखते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाएगी, आसान हो जाए। हियर इज योर टाइटल स्टेटमेंट, टाइटल स्टेटमेंट, दिस इज योर assignment title statement, right? Okay ji, suppose this is X. Now you are going to start your assignment introduction. Introduction. Okay जी, introduction लिखेंगे आप लोग। introduction में आप you need to write your first statement. मिसाल के तौर पे you are going to write, here was the first question like this, choose an epidemic for subject project. और आपने उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, आपने टाइटल डिसाइड कर लिया है। प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन रूट ऑफ ट्रांसमिशन मींस सपोज यू विल बी राइटिंग द एक्स डिजीज इज, ओके, आफ्टर द टाइटल स्टेटमेंट यू विल राइट हियर द एक्स डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ओरोफिकल route. Suppose this was the statement which you wrote, and अब आपने ये स्टेटमेंट लेनी कहाँ से, फ्रॉम वेयर यू विल टेक दिस असाइनमेंट। यू पीपल नो अबाउट साइंटिफिक राइटिंग क्योंकि आप लोग 6th सेमेस्टर में काफी आपको आइडिया होगा। अब ये स्टेटमेंट आपने क्योंकि अपने से नहीं लिखनी, दिस शुड बी रिटन फ्रॉम और रोड फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिसर्च आर्टिकल। कोई भी आपका रिसर्च आर्टिकल होगा तो उससे आप जो आपने गूगल स्कॉलर से डाउनलोड किया उसके इंट्रोडक्शन से लिखोगे या उससे ढूंढ के लिखोगे। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि उसका इन टेक्स्ट रेफरेंस, कि वो कहाँ से आपने उठाया हुआ है, वो कहाँ से, किसने ये बात की है कि दैट डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ओरोफिकल रूट, हु टोल्ड दिस वन, तो आपने यहाँ पे उसका रेफरेंस लिखना है। सपोज इन टेक्स्ट साइटेशन है तो ये ओको एट आल था इन 2020, दिस पर्सन was talking about, this person wrote this statement, this person declared this statement in his research, ये आपने इसका रेफरेंस यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ये इन टेक्स्ट साइटेशन हो गई। इट वाज, दिस इज APA स्टाइल। इन APA स्टाइल व्हाट वी यूजुअली डू, वी राइट द ऑथर लास्ट नेम एंड देन वी पुट एट ऑल एंड देन फुल स्टॉप एंड कॉमा एंड देन ईयर ऑफ द स्टडी। सो दिस इज इन टेक्स्ट साइटेशन स्टाइल फॉर द APA। फर्दर इसके बाद आपने ये जो रेफरेंस इन टेक्स्ट पुट कर दिया, ये वाला रेफरेंस आपने इस स्टेटमेंट के बाद, इसी तरह आप जब भी कोई स्टेटमेंट लिखेंगे, कोई पैराग्राफ लिखेंगे, उसके एंड पे आप एक रेफरेंस जरूर डालते हैं कि हु प्रपोज दिस स्टेटमेंट, हु टोल्ड दिस स्टेटमेंट, हु शेयर्ड दिस स्टेटमेंट। और एट द एंड जब यहाँ पे इन टेक्स्ट साइटेशन आपने लिख दी तो आपने क्या करना है, उसके बाद इन लिस्ट रेफरेंस भी इसका लिखना है। तो जैसे इन लिस्ट रेफरेंस हमने इसका कंप्लीट रेफरेंस यहाँ पे लिख दिया, दिस इज ओको एट ऑल, यहाँ पे हम इसको ऐसे भी कर देते हैं ताकि 1 नंबर दे दिया। सो दिस इज इन लिस्ट रेफरेंस एंड दिस इज इन टेक्स्ट रेफरेंस, ये आपने टेक्स्ट में रेफरेंस लिख दिया। सो दिस इज द वे हाउ टू प्रॉपर्ली राइट द रेफरेंसेस, कि आपने प्रॉपर्ली रेफरेंसेस किस तरह अपनी असाइनमेंट में लिखने हैं। अब इज दिस पॉइंट इज क्लियर? यस सर, क्लियर। ये वैसे आपको लोगों को ऑलरेडी पता है इस चीज का मेरे ख्याल से ना? यस सर, पहले भी आपने ये शेयर किया था हमारे साथ।
एग्जैक्टली तो लेकिन वो जो था ना वो रेफरेंसिंग स्टाइल हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल था जो पुरानी वीडियो थी. सो दिस इज एपीए रेफरेंसिंग स्टाइल. एक्चुअली आई वांट टू मींस मेक यू पीपल एक्सपर्ट. यू पीपल शुड गेट द कमांड ऑन डिफरेंट रेफरेंसिंग स्टाइल एज वेल, ताकि आपकी साथ साथ ये भी लर्निंग हो जाएगी और आपकी असाइनमेंट भी हो जाए. ठीक है. जी सर. Okay, ji. So this is all about your assignment. So I think it's not much tricky. It's easy. Or try to work upon it starting from today. And the deadline is 1st May. And how you will submit the assignment means, suppose you have completed your assignment. Assignment को complete करने के बाद आपने क्या करना है कि उस assignment को save किस तरह से करना है. अपना जो title page है ये ना हो कि आपने ऊपर लिखा हो असाइनमेंट का कि सारे असाइनमेंट और पता नहीं सब्जेक्ट का एपिडेमियोलॉजी असाइनमेंट, ऐसे नहीं, बल्कि आपकी जो जब यहाँ से फाइल सेव करेंगे आप, सपोज आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल ओवर हियर जी. सो आई वांट टू सेव दिस फाइल, सपोज sorry this I want to save this file as save as. So I will save like there is an assignment instruction title on this document, so I will change it. Suppose this is Awais assignment, so I will write Awais Khan assignment ऐसे. तो आपने ऊपर नाम लिख के उसका इंडिविजुअल का जिसकी भी असाइनमेंट है इस तरह से फाइल सेव करनी है और फिर अपने सीआर को ये डेडलाइन से पहले भिजवानी है. ठीक है, समझ आ रही है अवैस इस पॉइंट की? यस सर आ रही है. हाँ जी. और मेक श्योर कि सारे अपनी असाइनमेंट का जो जब फाइल सेव करें तो उस पर इस तरह से उन्होंने अपना लिंक मेंशन सॉरी नाम मेंशन करना है और उसके बाद अपने सीआर को भिजवा देनी है. So I will check each of your assignment and I will send it back to you if there will be online classes. So I will check each assignment and send the comments, feedback back और फिर marks भी आप लोगों को उसी तरह से मैं update करूँगा. So take it serious. Please try to take it serious. Means that I'm just asking you for this because this is important and this is for your learning and it's not difficult because most of the things I covered during your physical class regarding this assignment. तो इस असाइनमेंट के रिगार्डिंग काफी चीजें कवर हो चुकी हैं ऑलरेडी. तो कोशिश करें अच्छी तरह से बनाएं, खुद से बनाएं. सो देन यू विल रियली टेस्ट मींस हाउ दिस असाइनमेंट लुक्स लाइक. ओके अवैस, आपका तो कोई क्वेश्चन नहीं है आप इसके बाद? नो सर, इंशाल्लाह बच्चे लायक कर लेंगे सर जी. गुड. लेट मूव मी फर्दर सर जी. ओके जी. यस जी अफाक जी. ये हमें किस तरह पता चलेगा कि सर हम कोई लाइन लिखेंगे कि मतलब ये 3% है या 1%, 4%, किस तरह पता चलेगा? दिस विल यार, ये तो आपने कैलकुलेट जब असाइनमेंट बना लेंगे उस तरह से. पहले तो हम ये करते हैं कि स्टार्ट में भी करते हैं, मींस अदरवाइज वी आल्सो कैलकुलेट दिस, हम कैलकुलेट कर लेते हैं ना. ओके. तो